सो गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? प्लीज बताओ। सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बता दूं, मैं अपना जो आरआर रिवीजन चालू है, आरआर रिवीजन के हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए। आपको प्लेलिस्ट में ओके सारे रिवीजन के टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में जो मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, एज वेल एज जो है प्लेलिस्ट भी आपने ज्वाइन कर लेना। आई होप आपको आरआर रिवीजन बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। ओके, आरआर रिवीजन हेल्पफुल हो रहा है आप सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो सर, आरआर रिवीजन जो है अच्छे से करवाना, बिल्कुल बहुत अच्छे से करवाएंगे। लेकिन देखो, थोड़ा आप भी समझ के चलो, रैपिड रिवीजन है। ओके, ये फास्ट ट्रैक नहीं, ये रैपिड रिवीजन है। ओके, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम में मैं जो कॉन्सेप्ट, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, उस ट्रिकी कॉन्सेप्ट को आपका आईटीसी चैप्टर में अच्छे से कवर कर दूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अभी तक की सारी आरआर रिवीजन आपने कर ली, बहुत बढ़िया, मजा आया, आपको हेल्पफुल रहा, ये हुई ना बात। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और नो डाउट ये पूरे डिस्कशन में इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे। और यहाँ पे मैंने रिवीजन लेने के बाद हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, वो भी मैं यहाँ पे आप हमारे रिवीजन में कवर करूंगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है आईटीसी के जो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको टैग करूंगा, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, तो मतलब इसके पहले का होगा या नया होगा, वो दोनों क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर टैग कर दूंगा। ये रिवीजन होने के बाद आपने सारे क्वेश्चंस लिख के देखना है। ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ओके, सो दैट आईटीसी ये चैप्टर आपका मेरे साथ खत्म हो जाना चाहिए और इसका आपका डर ही निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो। सो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, रैपिड रिवीजन इनपुट टैक्स क्रेडिट आज हमारा टॉपिक रहेगा। आ जाओ हमारे चार्ट बुक पे आ जाओ। जैसे हमने क्लास में, रेगुलर क्लास में जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस लिख के देखे थे, उसके बाद में हमने पूरा छोटे छोटे चार्ट्स भी बनाए थे, और फिर मैंने रेगुलर बैच में, आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ पे यस इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमारी जो चार्ट बुक थी, चार्ट बुक के समराइज फॉर्म में बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करवा लिया था। याद है आपको? याद होगा तो यस कहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले डेफिनेशन देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बाद में आते हैं। देखो, पहले सबसे पहले डेफिनेशन है इनपुट्स। ओके सर, एग्जाम के हिसाब से ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी पड़ेगी क्या? नहीं। ओके, वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं और फिर इसको किस तरह से याद रखना है ये बता दूं। सबसे पहले तो बात करते हैं इनपुट। इनपुट्स मींस एनी गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, ओके, बाय द सप्लायर। अब देखो, आपको जब एग्जाम में लिखा जाएगा और कभी आएगा कि भाई आप रॉ मटेरियल, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, भाई जो सप्लायर ने रॉ मटेरियल परचेस किया, अब रॉ मटेरियल का आपने क्रेडिट लिया, तो भाई क्रेडिट लिया क्या रीजन है? ओके, तो उसका सिंपल रीजन है कि वो इनपुट है। इनपुट मतलब एनी गुड्स। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इनपुट्स में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता है, इनपुट में सारे वो गुड्स आते हैं, ओके, जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए। मतलब मींस एनी गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एक जो है थोड़ा आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मेरे पास एक ओके, मैंने जस्ट मिनट, मैं आपके जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब आप देखते हो तो जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में आपने वो कैसे देखना चाहिए, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा
कि देखो ये जस्ट मैंने क्लास बुक यूज कर रहा हूँ जो क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से कवर करता हूँ कि यस आपने आईटीसी को कैसे देखना चाहिए। देखो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो क्या कहते हैं इनपुट्स, यानी क्या इनपुट्स मतलब एनी गुड्स यूज इन द बिजनेस, बिजनेस के लिए आप जो यूज करोगे या इंटेंडेड टू बी यूज होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये वर्ड को कैसे देखना, जैसे आप एनी गुड्स मतलब ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो थोड़ा आपको और आसानी होगी ये चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके तो देखो एनी गुड्स मतलब ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें आपने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा। ओके अगर आप मैन्युफैक्चर होगे, आप ट्रेडर होगे तो ट्रेडिंग गुड्स परचेस किया होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर होगे तो सर्विस के लिए गुड्स परचेस किया होगा। तो आपका पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने गुड्स परचेस की। यस एनी गुड्स यूज इन द बिजनेस, क्या इसके क्रेडिट्स मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अगर सर आप हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा लेकिन वो इमीडिएट यूज नहीं करने वाले, स्टॉक में खरीद के रखा और नो डाउट उसका क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा, तो सर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया जो इंटेंडेड टू यूज है पर इमीडिएट अभी यूज नहीं कर रहे, तो क्या उसके भी क्रेडिट मिलेंगे? हाँ भाई साहब उसके भी क्रेडिट मिलेंगे। यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, स्टॉक में क्यों ना पड़ा रहे पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ओके दूसरा वर्ड मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा एनी गुड्स, मतलब इनपुट्स है ना सिर्फ रॉ मटेरियल, क्या नहीं, एनी गुड्स का मतलब आपने पैकिंग मटेरियल खरीदा अपने गुड्स के लिए, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपने ओके ट्रेडिंग के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे फ्यूल खरीदा, कोई कंज्यूमेबल्स खरीदे, स्टोर खरीदा, ये भी एनी गुड्स में आ जाता है और इसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो चलो आपके ट्रेडिंग गुड्स है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं ओके जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस है, इसमें कोई गुड्स खरीदा, आई रिपीट सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं मैं टेलीफोन बिल, ट्रैवलिंग बिल इनकी बात नहीं कर रहा। ओके कोई गुड्स खरीदा, समझ लो आपने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए गुड्स खरीदा होगा। ओके उसके बाद में आपने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदी होगी, ऑफिस कंज्यूमेबल खरीदा होगा, और बिजनेस में मतलब फैक्ट्री में, ऑफिस ऑफिस में भी खरीदा होगा, वेयर हाउस में भी खरीदा होगा। तो भाई साहब मेरा कहना क्या आपको, मेरा आपको बस इतना कहना है कि एनी गुड्स परचेस, कोई भी गुड्स आपने परचेस किया ओके तो क्रेडिट दिए। तो जब भी आईटीसी का आप प्रॉब्लम देखो ना तो आईटीसी के प्रॉब्लम में ओके जो भी आपको दिया गया और वो इनपुट के डेफिनेशन में आता है तो डेफिनेटली ओके पहले तो दिमाग में रखना सारे के क्रेडिट मिल जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 17(5) में मैं आपको ब्लॉक क्रेडिट बताऊंगा और ब्लॉक क्रेडिट छोड़ के आपको सारे के क्रेडिट मिल जाएंगे। ओके ये समझ में आएगा आपको? अगर ये समझ में आएगा तो बोलो यस सर ये समझ में आया। ओके जोर से 1 टाइप करो। तो ये था डेफिनेशन, क्या कौन सी बात का, तो हम देख रहे थे एनी गुड्स और जो भी आपने परचेस किया उसका आपको इनपुट होगा और क्रेडिट दे दिया जाएगा, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हम आगे देखेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा? ओके ओके यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या है? इनपुट सर्विसेज। अब ये इनपुट सर्विसेज क्या होती है बेटा? आपके क्वेश्चंस डाउट बाद में, और कोई स्पैम नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले ये चैप्टर पे फोकस करेंगे, फिर मैं ओके आपको अगर मुझे ठीक लगे तो एंडिंग में आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। पहले इधर ध्यान दो। इनपुट सर्विस मींस एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज बाय सप्लायर। अब देखो एनी सर्विस वर्ड है, अब इनपुट सर्विस यानी क्या होती है? इनपुट सर्विस मतलब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है कि आप कोई भी सर्विस यूज करो। लेट्स टेक एग्जांपल, ओके आप जो है जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आप परचेस कर रहे हो, और ये ध्यान रखना आप जो परचेस करते हो वो आपका इनवर्ड होता है और इनवर्ड का क्रेडिट मिलता है, और आप जो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब ये साइड जो आप सेल्स करते हो या स्टॉक ट्रांसफर टू डीडीपी करते हो या जो भी है आउटवर्ड दिस साइड, तो इस पर आउटपुट टैक्स आता है, तो इस पर आता है आउटपुट टैक्स और ये परचेस पे इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स तो वो आपका नेट जीएसटी पेएबल आता है। डन 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 डन। अब दूसरा मैं आपको ये बता दूं इनपुट सर्विस यानी क्या, जैसे प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे हो आप, ओके तो आपका व्यू कैसे रखना, इनपुट सर्विस मतलब जो भी सर्विस, फिर वो ट्रेडिंग में हो, जैसे फ्रेट इनवर्ड होगा, आई रिपीट फ्रेट इनवर्ड मतलब आपने ट्रांसपोर्टेशन खरीदा होगा, ओके वो, या वो सर्विस जिसका जीएसटी बिल लग के आया, जैसे आप समझ लो आप वेजेस सैलरी दे रहे तो वेजेस सैलरी पे जीएसटी नहीं लग के आता है क्योंकि तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं आता है। मतलब क्रेडिट यानी क्या, जो आपने परचेस किया और उसके ऊपर जीएसटी लग गया है, जैसे फ्रेट इनवर्ड परचेस किया होगा। अब फ्रेट इनवर्ड में भी याद रखो आपने जीटीए सर्विस ली और जीटीए आप ओके हो सकता है जीएसटी लग के आया हो या आप रिवर्स चार्ज में दे रहे हो। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूं आपको, अगर कोई फ्रेट है और आपने परचेस किया और रिवर्स चार्ज में आप टैक्स दे रहे होगे, तो रिवर्स चार्ज में भी अगर आप टैक्स दे रहे होगे तो उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा। ओके ये समझा क्या बेटा?
ओके, ये समझा क्या? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरी बहुत सारी सर्विसेज जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हो, जो बिजनेस के लिए खरीदते हो, जैसे ओके रेंट हुआ, फिर ऑफिस का हो, गोडाउन का हो, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, प्रोफेशनल फीस, ऑडिट, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज, कुरियर। है ना? मेरा आपको कहना क्या है, एनी सर्विस, ये डेफिनेशन देखो, ओके एनी सर्विस आपने खरीदी, ओके और एनी सर्विस यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बस गवर्नमेंट की एक कंडीशन है, बिजनेस के लिए यूज करो यार। अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे होगे तो वो इनपुट सर्विस माना जाएगा और उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आज इवन दो मैं आपको ये बता दूं, ओके इनपुट सर्विस की डेफिनेशन हमने जो देखा एनी सर्विस, उसके बाद में कैपिटल गुड्स। अब देखो गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करना, अब दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या, अगर कोई ऐसा गुड्स है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा है तो वो इनपुट हुआ, फिर वो रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो वो इनपुट हुआ। और कोई आपने ऐसा गुड्स खरीदा जो आपका असेट का पार्ट बन रहा है, ओके फिर वो असेट प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, ऑफिस इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, ओके जिसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर रहे हो। कैपिटलाइज कब करते हो वैल्यू, जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे मोटर व्हीकल, पर मोटर व्हीकल ब्लॉक क्रेडिट में आता है। ओके आईटी रिलेटेड डिजिटल असेट वगैरह आपने खरीदी हो जिसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर रहे हो, तो जिसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर रहे हो ना दोस्तों, ओके उसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। ओके उसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। तो देखो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या है, मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। okay, मतलब जिसकी वैल्यू आप कैपिटलाइज कर रहे हो और वो जो है आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, ओके तो यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। ओके तो तीनों डेफिनेशन अगर आप देखते हो इनपुट्स की, तो इनपुट्स बिजनेस, ओके इनपुट सर्विस बिजनेस और कैपिटल गुड्स बिजनेस। ओके तो ये जो है अगर आपका इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स होगा तो इसके क्रेडिट आपको दे दिए जाएंगे। ओ भाई साहब समझाओगा समझाओगा तो बोलो डन 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 सर, मजा आ गया। ओके चलिए 2 टाइप करो, अगर आपको समझा होगा तो लाइक जरूर करना, ओके शेयर जरूर करना, और जो ऑफलाइन में देख रहे हैं वो कमेंट जरूर देना। ओके तो ये तो था रिगार्डिंग टू कैपिटल गुड्स। फिर आते इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स यानी क्या होता है, इनपुट टैक्स मतलब आपने जो भी चीज परचेस की होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगा है और एलिजिबल फॉर क्रेडिट, मतलब जिसका हम क्रेडिट ले सकते हैं उसके कहते हैं इनपुट टैक्स। अब ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके तो प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो क्या, ओके जैसे आपने परचेस किया और आपके परचेस पे CGST लग के आया, क्या ये इनपुट टैक्स हो सकता है? यस, आपने परचेस किया और GSTR 2B में अपडेट हुआ। जैसे मैं थोड़ा आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म ऐसा है कि आपको जब भी क्रेडिट लेना है, ओके समझ लो ये एक सप्लायर था और ये भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST और रिसिपिएंट है, और इसको क्रेडिट लेना है क्योंकि ये रजिस्टर्ड अंडर GST और ये आगे धंधा करता है। तो देखो क्या होता है, ओके पूरा मैकेनिज्म समझ लेना। सप्लायर ने मेरे को गुड्स बेचा, हो सकता है मैंने रॉ मटेरियल खरीदा हो सकता है पैकिंग मटेरियल खरीदा हो, या एनी गुड्स इन द बिजनेस और एनी सर्विसेज इन द बिजनेस, या कैपिटल गुड्स खरीदा हो जिसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कैपिटल गुड्स भी होगा तो भी आपको 100% क्रेडिट मिलते हैं। इनपुट्स हो या कैपिटल गुड्स हो, कोई भी हो आपको इमीडिएट पूरा क्रेडिट मिल जाता है। तो ऐसे केस में आपने गुड्स खरीदा, अब चलो खरीद लिया, ओके उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पे ये होगा कि आपको क्रेडिट कैसे मिलता है, मैकेनिज्म समझ लो। सप्लायर जो है ना, सप्लायर आपका GSTR 1 फाइल करता है, बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज किया था। अगर आप मेरा RR रिवीजन अभी रिसेंटली ओके मैंने रिवीजन डाला हुआ है, ओके RR रिवीजन प्लेलिस्ट में देखते हो तो प्लेलिस्ट में आपको रिटर्न चैप्टर दिखेगा। और देखो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं क्या, ओके मैंने पहले वो चैप्टर खत्म कर दिए जो जनरली आप छोड़ देते हो, जैसे TDS TCS ई-वे बिल रिटर्न वगैरह जो है, ओके तो वो भी फटाफट कर लेना भाई साहब। ओके हमें GST में 50 में से 40 प्लस लाना है, ये अगर सोच होगी ओके तो यार हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब जो भी मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो भी है उसके बारे में नहीं सोचना, ओके आगे के बारे में सोचना, और फटाफट मेरे से ये एनर्जी लो जो मैं रिवाइज कर रहा हूं और अप लिंक में आ जाओ, ट्यून में आ जाओ, ओके और वो पॉजिटिविटी आने वाले अटेम्प्ट के लिए यूज करो। बोलो मेरे साथ, प्रॉमिस करो यस सर, ओके प्रॉमिस करो। चलिए तो अब इसमें देखो क्या है, ओके सप्लायर जो है, सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा। अब सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, ओके और 3B फाइल कर देगा। फिर क्या होता है, रिसिपिएंट के GSTR 2B में
टैक्स इनपुट टैक्स अपडेट होता है। अब ये जो इनपुट टैक्स अपडेट होता है इसका क्रेडिट हमको क्लेम करना पड़ता है। ओके, तो हमको आईटीसी सेल्फ असेस करना पड़ता है कि ओके जो भी इनपुट टू बी में आया सबका क्रेडिट नहीं मिलता है। इसमें से हमें एज पर लॉ, अब मैं आपको सेक्शन 16 17 वगैरह पढ़ा होगा, तो एज पर लॉ जो क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल है वो क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो इन योर जीएसटीआर 3B। ओके, तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन क्या है? ओके, तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन यहाँ पे देखो। ओके, जो आपके परचेसेस पे सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मेड इन इनवर्ट सप्लाई, तो आपके इनवर्ट सप्लाई पे जो भी टैक्स लग के आया, ओके, गुड्स खरीदा होगा, सर्विस खरीदा होगा और वो जीएसटी होगा, तो वो इनपुट टैक्स है जिसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया होगा तो आपने गुड्स इंपोर्ट किया होगा तो उसके ऊपर क्या लगा होगा? आईजीएसटी। तो इंपोर्टेड गुड्स पे जो आईजीएसटी लग के आता ना भाई साहब, वो आईजीएसटी का भी क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। और नेक्स्ट, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, सुनना, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। तो अभी बहुत से बार स्टूडेंट को ये कहना रहता है कि सर आरसीएम के केस में, मेरा आरसीएम का सेशन देखना, आपको बहुत समझ में आएगा क्लियरली, और मैंने जो रेगुलर क्लास में पढ़ा है वो याद भी आएगा। ओके, आरआर रिवीजन जो आरसीएम का है, आरसीएम के केस में आपको क्या करना पड़ता है? आरसीएम के केस में आपको जो है ओके टैक्स भी देना पड़ता है, उसके दो इफेक्ट होते हैं, टैक्स भी देना पड़ता है और ऊपर आपको क्रेडिट भी मिलता है। तो जो आरसीएम में आप टैक्स पे कर रहे हो इसी मंथ में, उसका इमीडिएट आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, क्योंकि है तो आपका इनवर्ट सप्लाई। ओके, तो उसका भी क्रेडिट आप ले सकते हो जो आरसीएम है, लेकिन जो आप कंपोजिशन लेवी से परचेज करोगे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन मतलब जो आउटवर्ड पे आप टैक्स दोगे उसे आउटपुट टैक्स कहा जाएगा। चलिए, यहां तक तो क्लियर? डन 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 डन, बोलो यस सर, क्लियर हो गया। चलिए, ये बात हमने देखा। उसके बाद में सेक्शन 16 पे आते हैं। ओके, सेक्शन 16 पे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ओके, तो सेक्शन 16 में मैं आपको ये बता दूं कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या कोई केस स्टडी सॉल्व करोगे तो कोई स्पेसिफिक 2-3 मार्क की केस स्टडी आएगी, कोई ओके नए रिलेटेड सर्क्यूलर होगा या अमेंडमेंट्स होगी। तो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में आपको दिया है और इसमें भी मैं कवर कर लूंगा। जो भी रिसेंट सर्क्यूलर वगैरह आया तो वो सर्क्यूलर पढ़ के चले जाना, मेरी हर बात नोट करना क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, या कोई अमेंडमेंट यहाँ पे रिसेंट अभी की होगी या इसके पहले वाले अटेम्प्ट की होगी, हो सके तो इसके पहले वाले अटेम्प्ट की अमेंडमेंट जो होगी, ओके, तो वो मैंने आपके बुक में कवर किया है या उसके भी सेशन आपको मिल जाता है यूट्यूब पे, तो वो भी देख लेना। और हमारे इसमें मैं आपको नोट कर दूंगा कि कौन सी चीजें ओके वो अमेंडमेंट हुई थी और आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, जा सकता है। ओके, तो अब देखो सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16(1) कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? ओके, मुझे क्रेडिट लेना है, एलिजिबल, सबसे पहले तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो सकते हैं। अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि भाई बंदा अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्या वो परचेसेस के क्रेडिट ले सकता है? क्या नहीं ले सकता? ओके, अगर उसको आईटीसी लेना है, ओके, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन। दूसरा, ओके, उसको बिजनेस में यूज करना पड़ेगा, मतलब क्या कि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स यूज करता है ना, तो उसको कैसे क्रेडिट मिलेगा? ओके, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा तो ही उसको क्रेडिट मिलेगा। ये सेक्शन 16(1) की पहली कंडीशन। अच्छा, तो अगर आप ये बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, मेरी बात सुनना, अगर आप ये बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो फिर अब आगे बढ़ो। ओके, और आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो देखो, नाउ 16(2) अगर सब सेक्शन के साथ याद रह जाए तो अच्छी बात है। कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, हाँ, ये कंडीशंस अच्छे से पढ़ के जाना, ये कंडीशंस अच्छे से पढ़ के जाना। क्या क्या कंडीशंस है फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी? ओके, तो पहली कंडीशन, ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर डॉक्यूमेंट। ओके, बहुत ही बेसिक कंडीशन है कि भाई कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पे ओके इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर कोई भी गुड्स का आप आईटीसी ले रहे हो, लेट्स टेक एग्जांपल, ओके, आप जो है आईटीसी ले रहे हो रॉ मटेरियल का या पैकिंग का या कोई इधर प्रिंटिंग स्टेशनरी का या सर्विस का, कोई भी आप आईटीसी ले रहे हो जो आपने परचेस किया, ओके, तो उसका इनवॉइस आपके पोजीशन में चाहिए या उसका टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में चाहिए। जब तक इनवॉइस और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में नहीं होगा, इंक्लूडिंग डेबिट नोट, कोई डेबिट नोट आई तो उसका भी क्रेडिट मिलता है, तो डेबिट नोट आई होगी तो उसके आपका पोजीशन में चाहिए। अगर पोजीशन में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अब इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि भाई कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो समझ जाना कि उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे उनका कहना है कि टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर डॉक्यूमेंट। अब ये जो है
अदर डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? अगर आप रूल 36 में नीचे देखते हो तो मैंने लिस्ट दी हुई है। ओके, अदर डॉक्यूमेंट मतलब ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है एलिजिबल फॉर आईटीसी? इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर जो हमें टैक्स इनवॉइस देगा वो टैक्स इनवॉइस एलिजिबल है फॉर आईटीसी। दूसरा, ओके, आरसीएम के केस में सेल्फ इनवॉइस, अगर आपको याद होगा तो आरसीएम के केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ओके, तो हमको रिवर चार्ज में टैक्स देना पड़ता है, जिसका सेल्फ इनवॉइस हमें बनाना पड़ता है। तो वो भी संभाल के रखना, क्योंकि क्रेडिट मिलेंगे। आरसीएम में आप ही पे कर रहे हो लेकिन आपको क्रेडिट मिलेंगे। अगर सप्लायर ने डेबिट नोट दी तो डेबिट नोट एलिजिबल है फॉर आईटीसी। आप इंपोर्ट कर रहे होगे तो इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री है। और रिवाइज इनवॉइस कभी, ओके, जैसा कभी कभी क्या हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन आने में टाइम लगता है, तो एक रिवाइज इनवॉइस कॉन्सेप्ट है इनवॉइस चैप्टर में। ओके, तो रिवाइज इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी। ओके, आई रिपीट, डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी। पर ये सर ये क्या होता है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? ये छोड़ दो, ये फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप पढ़ के चले जाना, डॉक्यूमेंट बाय आईएसडी। तो चलिए, ये तो आपने देखा इनवॉइस कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपको क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन अब देखो रूल 36 कहता है ठीक है, डॉक्यूमेंट तो ओके, ये डॉक्यूमेंट पे तो आपको क्रेडिट मिलेंगे, ये डॉक्यूमेंटरी कंट्रोल है। पर क्या है कि डॉक्यूमेंट भी आपके ऑथेंटिकेट होने चाहिए। कोई हाथ से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट माने जाएंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 5 इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, क्या क्या क्लियर होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ टैक्स मतलब क्या? समझ लो ये आपका परचेस का टैक्स इनवॉइस है, ये दिख रहा है टैक्स इनवॉइस, और ये आपका परचेस का टैक्स इनवॉइस है। आपने कोई गुड्स परचेस किया होगा, तो परचेस किया होगा तो इसमें ये जो टैक्स की डिटेल्स है ना, ये टैक्स की डिटेल्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओके, कि भाई सेपरेट और क्लियर होनी चाहिए, जिसके बेस पर आप क्रेडिट ले रहे हो। क्लियर? ओके, दूसरा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी क्लियर होना चाहिए। मतलब ये जो आपका टैक्स इनवॉइस है, ओके, ये टैक्स इनवॉइस में ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है ना, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए उसके एचएसएन के साथ। ओके, एचएसएन ये प्रोडक्ट कोड या सर्विस कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ओके, तो उसका डिटेल उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब तो ही ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। ओके, उसके बाद में तो चलो, पहला क्या कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव होगी? तो डिटेल्स ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी इन प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब देखो मैं आपको ये बता दूं, ओके, ये इनवॉइस में ओके आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू भी क्लियर होनी चाहिए। और यही तो प्रॉब्लम करते हैं हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, एंड दिस शुड बी क्लियर। ओके, उसके बाद में जीएसटीएन, सप्लायर का जीएसटीएन, रेसिपिएंट का जीएसटीएन, ये दोनों क्लियर होने चाहिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, गुजरात है वगैरह, ये होने चाहिए। तो ये 5 चीजें अगर क्लियर होगी तो आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट माना जाएगा। कौन सा? डिस्क्रिप्शन ऑफ, ओके सॉरी, ये टैक्स की डिटेल्स, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ओके, उसके बाद में क्या, तो टैक्सेबल वैल्यू ये क्लियर होनी चाहिए, दोनों के जीएसटीएन ये क्लियर होना चाहिए, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्लियर होना चाहिए। ओए भाई साहब, समझा क्या? समझाओ तो बोलो यस सर, ये बहुत हमें अच्छे से समझ में आ गया, ये हुई ना बात। ओके, एंड थर्ड, नो आईटीसी टैक्स हैज बीन पेड और डिमांड इज कंफर्म बिकॉज ऑफ फ्रॉड। अगर आपके सप्लायर ने फ्रॉड किया होगा और वो फ्रॉड का इनवॉइस दिया होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये था पहला कंडीशन कि भाई, ओके, ये पहली कंडीशन क्या है कि भाई इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में चाहिए। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, डॉक्यूमेंट्स में कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो हमने देख ली, और वो फ्रॉड के नहीं होने चाहिए। ये पहली कंडीशन फुलफिल। अब देखो ये सारी कंडीशन क्यूमुलेटिव कंडीशंस है। ओके, आपने पहली कंप्लीट कर दी, फिर दूसरी भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तीसरी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और ये सारी कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तब जाके आप अपना 3B में आईटीसी क्लेम कर सकते हो कि भाई मुझे इतना आईटीसी मिलेगा। ओके, मुझे इतना आईटीसी मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं एए। एए क्या कहता है ये थोड़ा समझ लो। Okay, the details of invoice or debit note has been furnished by the supplier in GSTR 1 or 1A and such details have been updated in GSTR 2B. अब 1 क्या होता है, 1A क्या होता है? मैंने रिटर्न के आरआर में बहुत अच्छा पढ़ा है भाई साहब, आपको मजा आ जाएगा आपको। तो देखो GSTR 1 और 1 में कोई गलती होगी तो 1A, ये जो अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने अभी आपको? ओके, मैंने ये कहा कि देखो, ओके, वो क्या कहते हैं कि आपको उसका ही क्रेडिट मिलेगा। यानी ये बंदा अगर क्रेडिट क्लेम कर रहा है तो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर देना चाहिए, या आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1A में अपडेट कर देना चाहिए, और आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए भाई साहब।
ओके ये 1A में अपडेट होके आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर ये 2B में रिफ्लेक्ट होता है तो आप जो है ओके आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके डन 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 डन। चलिए ये भी हमने देख लिया। ओके तो ये अपडेटेड जीएसटीआर 1 और 2B और रूल भी यही कहता है 1A और 2B में अपडेट हो जाना चाहिए। ओके चलिए अब थर्ड कंडीशन क्या है? ओके 16 टू ओके बी क्या कहता है? ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब क्या? ओके मतलब ये कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। ओके ये एक तरह का फिजिकल कंट्रोल है। ये अभी हम ये क्या देख रहे थे? ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल था कि भाई डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। ये सिस्टम कंट्रोल था, सिस्टम में अपडेट हो जाना चाहिए। और दूसरा गुड्स और सर्विसेज, ओके ये फिजिकल कंट्रोल है कि गुड्स और सर्विसेज भी आ जानी चाहिए। अब ये फिजिकल कंट्रोल क्या है? ओके गुड्स और सर्विसेज, लेट्स टेक एग्जांपल, आपको क्रेडिट कब मिलेगा? ये टेबल बहुत अच्छा टेबल है ओके जो मैंने हमारे चार्ट बुक में, चार्ट बुक ना अल्टीमेट समरी है। अगर आपको मेरे आरआर रिवीजन से समझ में आता है तो इसके बाद क्वेश्चन कर लो भाई साहब, ओके आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ओके अच्छे से समझ में आ जाता है ओके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हाँ और मैं ये कहता हूँ कि जिसको हाँ प्रेजेंटेशन स्किल सीखना है, ओके जिसको कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हम रिवाइज करेंगे, पर प्रेजेंटेशन स्किल पे क्वेश्चन नंबर कि जो पहला क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, उसका स्किल सीखना है तो यस हमने एक 100 आवर्स का ओके फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस किया हुआ है फॉर इनकम टैक्स एंड जीएसटी, तो आप उसमें बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ओके जो सुपर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कर दूंगा, लिखने का डर ही आपका दिमाग से खत्म कर दूंगा। ओके तो चलिए ओके तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। अब मैं आपके सामने 4 सिचुएशन लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। ये 4 सिचुएशन है। पहला केस है कि पहला आपने कोई गुड्स खरीदा होगा, आपने गुड्स खरीदा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस, क्या इनवॉइस आ गया? हाँ वन ऑफ द कंडीशन है कि इनवॉइस पोजीशन में होना चाहिए। इनवॉइस आया 25 ऑफ अप्रैल में। ओके सेकंड कंडीशन है गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, वो भी अप्रैल में रिसीव हो गई। ओके थर्ड आपके 2B में अपडेट हो जाना चाहिए। तो 2B के अप्रैल का जो 2B था है ना, अप्रैल का 2B अगले महीने में अपडेट होता है, पर अप्रैल के 2B में वो आ गया। ओके यानी हम क्रेडिट कब क्लेम करेंगे? हम क्रेडिट अगले महीने की 20 तारीख जब जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो 3B में हम हमारा आईटीसी क्लेम करेंगे, उसके पहले वो आपका 2B में अपडेट हो जाएगा अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो लॉ क्या कहता है? अब भाई ओके इनवॉइस जो है ओके तो जहां तक वो क्या कहते हैं जो इनवॉइस है, ध्यान से सुनना, जो इनवॉइस है अप्रैल में आ गया, गुड्स सर्विस अप्रैल में आ गई। ओके 2B जो है अप्रैल का हो गया, तो फिर आप क्रेडिट अप्रैल में ही क्लेम कर लो, क्रेडिट अप्रैल में ही क्लेम कर लो। लेकिन कभी कभी आपको प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट क्या दी जाती है, और ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस अप्रैल में आया, गुड्स मई में रिसीव हुआ और 2B के अप्रैल में आया, अब तीनों एक साथ होनी चाहिए। अब गड़बड़ क्या हो गई कि इनवॉइस और 2B अपडेट हुए अप्रैल में, लेकिन गुड्स रिसीव्ड इन में, तो फिर आप अप्रैल के 3B में, अप्रैल का 3B कब जाएगा? 20 मई को, तो अप्रैल के 3B में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ओके नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अप्रैल में अगर क्लेम करना है तो आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा है कि गुड्स अभी नहीं आया, बाद में आया, सिर्फ इनवॉइस आया, तो आपको लिखना पड़ेगा ओके आईटीसी इज अवेलेबल व्हेन गुड्स और सर्विस एक्चुअली रिसीव्ड। ओके इन द गिवन मंथ गुड्स और सर्विस इज नॉट रिसीव्ड, तो ये मंथ में तो नहीं मिलेगा। फिर इसका आईटीसी कब मिलेगा? जब वो रिसीव होगा। ओके रिसीव होगा मई में, तो मई के आप जब 3B फाइल करोगे उसमें क्लेम करोगे। अब कभी कभी क्या हुआ, इनवॉइस मई में आ गया, गुड्स अप्रैल में आ गया और 2B मई में अपडेट हुआ, तो फिर मई में मिलेगा आपको आईटीसी एलिजिबिलिटी, मई में आएगी। उसके बाद में अप्रैल और 2B जुलाई में अपडेट हुआ। ओ भाई साहब ओके मेरा सप्लायर ने ना लेट अपडेट किया जीएसटीआर 1, तो मेरा 2B वो जुलाई के 2B में आया, तो जुलाई में मिलेगा। मतलब ये कहो क्या आपको, अगर ये तीनों एक साथ फुलफिल होता है तो वो मंथ में लो, तीनों में से भी कोई भी आगे बढ़ गया तो फिर वो मंथ में जो लेटर होगा, ये तीनों में से जो लेटर होगा उस मंथ में आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके ये समझा होगा तो बोलो यस सर, मजा आ गया। ओके चलिए ओके फटाफट यहाँ पे ओके समझा होगा तो बी टाइप करो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हो गए। ओके चलिए अब दूसरा हम यहाँ पे एक हाँ ये एक सर्कुलर है, अच्छा सर्कुलर है। ओके थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ, पर बड़ा अच्छा सर्कुलर है, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। चलो अभी समझा देता हूँ, और इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ के चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, चलो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ा समझ लो, आपके अमेंडमेंट भी है और मैंने चार्ट में भी दे दिया। क्या होता है कि ये मोटर व्हीकल के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं,
जैसे मेरा पुणे में डीलरशिप है और डीलरशिप यहाँ पे पुणे में मारुति का है। ओके, डीलर हूँ मैं, मारुति का डीलर हूँ। ओके, और ये कार, बहुत सारी कार मेरे शोरूम में रखी है। अब ये किससे खरीदता हूँ? ये खरीदता हूँ मारुति उद्योग लिमिटेड, MUL, इससे कार खरीदता हूँ। ये मैन्युफैक्चरर है। ओके, ये मैन्युफैक्चरर है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ध्यान से सुनना। ओके, तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, अब क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे फैक्ट्री गेट, एक्स फैक्ट्री सेल करते हैं। एक्स फैक्ट्री सेल मतलब कार लोड कर दी। ओके, इसको एक्स फैक्ट्री कहा जाता है, एक्स फैक्ट्री या और एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्स फैक्ट्री हुआ या एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे समझ लो क्या होता है, मतलब इसके आगे का ट्रांसपोर्टेशन बायर करवाएगा, मैन्युफैक्चर नहीं करवाएगा। मैन्युफैक्चर बोलता है यहाँ इसके आगे जो है बायर करवाएगा, फिर बायर ट्रांसपोर्टर अपॉइंट करता है और बायर, ओके, बायर इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ओके, यहाँ पे सुनो, बायर इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब देखो क्या हुआ इसमें, ये हुआ कि ये जो डीलर है, यहाँ पे ये जो डीलर है मारुति का, ये डीलर ने जैसे ही वहां कार लोड हुई, ओके, समझ लो कार लोड हुई यहाँ पे 10 अप्रैल 26 को। ओके, तो समझ लो कार लोड हुई 10 अप्रैल 26 को, और उसके बाद में इसको एक्चुअल रिसीव्ड हुई कार, और वो हुई 5 मई में, 5 मई 26 में रिसीव हुई। ओके, गुड्स रिसीव। इसने क्या किया था, ITC क्लेम कर लिया था GSTR 3B में, और वो ITC क्लेम कर लिया था अप्रैल में। क्यों? क्योंकि सेलर ने उसको गुड्स की डिलीवरी दे दी थी, और गुड्स की डिलीवरी जो दी थी, वो जैसे ही गुड्स वहां से निकला, अब जो बायर है, बायर ने डिलीवरी ले ली उसकी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो उसको करना था, तो इसने क्रेडिट अप्रैल में ले लिया मारुति उद्योग। या सारे डीलर्स ऐसा करते थे कि ITC क्लेम इन द मंथ ऑफ अप्रैल में क्लेम कर दिया। ऑफिसर ने क्या बोला? ऑफिसर ने कहा भाई वो तो गुड्स वहां से निकला है, डिलीवर्ड हुआ है, तुझे कहाँ रिसीव हुआ? ओके, अगर तुझे रिसीव नहीं हुआ तो तू अप्रैल में कैसे क्रेडिट ले रहा है? तेरे को तो रिसीव मई में होगा। ओके, तू तो क्रेडिट लेना पर मई में मिलेगा। पर अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये सारे डीलर पे पेनल्टी और इंटरेस्ट का एक्शन लिया गया कि तुमने अर्ली क्रेडिट ले लिया, जबकि तुमने मई में लेना चाहिए था। यहां तक समझा? यहां तक समझा तो वाई टाइप करो। तो ये सेल हुआ था एक्स फैक्ट्री, या इसको वो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ एक अच्छा सर्कुलर है, और ये सर्कुलर क्या कहता है, देखो ये सर्कुलर कहता है कि अगर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। सर्कुलर ये आया कि अगर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और डीलर ने उसका पोजीशन ले लिया है, तो जैसे ओके, बायर जो है, बायर जैसे उसका पोजीशन ले लेगा, ओके, वो रिसीव्ड माना जाएगा, है ना? हाँ, डीम रिसीव्ड माना जाएगा, और बायर अप्रैल में ही क्रेडिट ले सकता है। जैसे उसने पोजीशन ले लिया मतलब वो रिसीव्ड माना जाएगा, ओके, और अप्रैल में ही क्रेडिट ले लिया जाएगा। हाँ, फ्यूचर में अगर लॉस होता है, ट्रांजिट में एक्सीडेंट हो जाता है, तो लिए हुए क्रेडिट रिवर्स करने पड़ेंगे, लिए क्रेडिट रिवर्स करने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब जो बायर ने अप्रैल में क्रेडिट लिया, ओके, एक मिनट रुको, जस्ट ए मिनट। तो जो बायर ने यहाँ पे अप्रैल में क्रेडिट लिया, वो क्रेडिट जो है बिल्कुल सही है, ओके, सही है, वो रिसीव्ड माना जाएगा। जबकि क्यों? क्योंकि उसने पोजीशन ले लिया था। तो ये बहुत अच्छा सर्कुलर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेरे साथ रीड करो, इन ऑटोमोबाइल सेक्टर डीलर कैन क्लेम ITC व्हेन व्हीकल आर हैंडेड ओवर, वो अंडरलाइन करना, व्हेन व्हीकल आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एट द OEM फैक्ट्री। अब OEM मतलब क्या? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लिख दो। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी मारुति। ओके, मैन्युफैक्चरर गेट अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या? जिस दिन मारुति के फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे दी, ओके, उस दिन ही, ओके, बायर को हैंडओवर मान लिया जाएगा। एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और वो बायर को रिसीव हो गया, ये भी मान लिया जाएगा। इफ द सप्लायर अरेंजेस ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ डीलर एंड डीलर बियर द रिस्क, डीलर मतलब बायर, रिस्क ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, ITC स्टिल अलाउड, मतलब उसको ITC दे दिया जाएगा। However, ITC is not allowed if goods are used in non-business purpose, lost, stolen or given as a gift. लेकिन अगर वो गुड्स
हमने आईटीसी तो दे दिए, पर बाद में पता चला कि लॉस्ट हुए, स्टोलन हुए, ट्रांजिट में खराब हुए, तो बाद में वो आईटीसी जो लिए गए हैं वो रिवर्स कर देंगे। ओके, ये सर्कुलर समझा क्या? तो व्हाट आर द टेक अवे ऑफ दिस सर्कुलर? पहला, ओके, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरर ने डिलीवरी दे दी, इधर डीलर आईटीसी इमीडिएट ले सकता है, इवन दो उसके शॉप में आए नहीं है, पर डिलीवरी मिल गई, वो आईटीसी ले सकता है। दूसरा यहाँ पे कि लेकिन अगर इन ट्रांजिट लॉस हो जाता है, इन ट्रांजिट स्टोलन हो जाता है या गुड्स नहीं आया, तो लिए हुए आईटीसी रिवर्स करने पड़ेंगे, यानी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, समझा होगा? ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट था, समझा होगा तो बोलो यस सर। ओके भाई साहब, तो चलिए ये हमने देख लिया रिगार्डिंग टू ओके कि जो आईटीसी है वो आईटीसी और एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। क्लियर? चलिए ये हमने देखा। सर आपने ये जो पढ़ा है ये यहाँ क्यों पढ़ा है? क्यों? क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन है गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड का इंटरप्रिटेशन है। अगर सप्लायर ने हमको डिलीवरी दी तो वो केस में रिसीव माना जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट जहां आपको कंफ्यूजन होता है, और वो कॉन्सेप्ट है बिल टू शिप टू। ओके, वो कॉन्सेप्ट को समझ लो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज बिल टू शिप टू। व्हाट इज दिस बिल टू शिप टू? ओके, देखो अब बिल टू शिप टू क्या होता है मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। बहुत सी बार बिजनेस में, और अब तो आप इनफ मैच्योर्ड हो गए, बिजनेस में ऐसा होता है कि समझ लो आप जो है अमेजोन टाइप, ओके, पर वो अमेजोन ईसीओ है, पर अमेजोन टाइप आपको कोई गुड्स खरीदना है और के बड़ा गुड्स खरीदना है, और आपने यहाँ पे मिस्टर ए को ऑर्डर दिया। ओके, मिस्टर ए को ऑर्डर दिया कि भाई गुड्स सप्लाई कर। अब मिस्टर ए तो डीलर है। ओके, आपके ऑर्डर पे मिस्टर ए ने जो उसका यहाँ पे सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है उसको ऑर्डर दिया कि भाई गुड्स बनाओ, तो आप कस्टमर हो, तो ये केस में मिस्टर ए और आपका ही कनेक्शन है। फिर आपके ऑर्डर पे उसने आगे ऑर्डर दी, उसका जो मेन सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होगा उसको ऑर्डर दी। अब क्या हो जाता है कि बहुत सी बार ओके ये मिस्टर ए क्या कहता है कि ये मिस्टर एम तू एक काम कर, तू ये जो है ना गुड्स डायरेक्टली सी को भेज दे, शिप टू डायरेक्टली सी को कर दे। ओके, लेकिन इनवॉइस मुझे भेज। ओके, इनवॉइस मुझे भेज। तो ऐसे केस में आपके दो इनवॉइस होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इनवॉइस मिस्टर ए को देगा क्योंकि उसका कनेक्शन ए के साथ है, और वो शिप टू सी को कर देगा, और यहाँ पे ये इनवॉइस टू आता है, यहाँ पे इनवॉइस टू आता है। ओके, फिर मिस्टर ए सी को इनवॉइस देगा, ऐसे दो इनवॉइस बनते हैं, और गुड्स डायरेक्टली डिलीवर्ड हो जाता है, और वो जो कस्टमर ओरिजिनल कस्टमर है, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, इसको हम कहते हैं ओके सॉरी इसको हम कहते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, जिसके डायरेक्शन पे, या आप कह सकते हो थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन जिसके डायरेक्शन पे, ओके, ऑन उस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देता है और उसके डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवर्ड हो जाता है। समझा क्या? बिल टू शिप टू समझा होगा। ओके, तो बी टाइप करो, चलो बिल टू शिप टू समझा होगा तो बी टाइप करो, तो इसके डायरेक्शन पे गुड्स आगे निकल जाता है। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ कि मिस्टर ए का ये आउटवर्ड है। ओके, मिस्टर ए का आउटवर्ड है कि उसने माल बेचा है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सेल होगी, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये परचेस होगी, मिस्टर ए की ये परचेस होगी। अब ये मिस्टर ए की जो परचेस होगी ये उसका इनवर्ड होगा, ये उसका आउटवर्ड होगा, वो भी क्रेडिट लेगा भाई। ओके, क्योंकि उसने भी माल बेचा है, उसने भी परचेस किया, ठीक है ना, डिलीवरी डायरेक्ट गई, लेकिन सेल परचेस तो उसकी भी हुई है, तो अब वो क्रेडिट लेगा। अगर वो क्रेडिट लेगा, ध्यान से सुनना, तो सवाल ये है कि वन ऑफ द कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी क्या है? वन ऑफ द कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी ये है कि गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। बंदे को गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ, ओके, गुड्स बंदे ने तो डायरेक्ट डिलीवरी दे दी, तो अब उसको क्रेडिट कैसे मिलेंगे? तो इन लोगों के लिए, जैसा मिस्टर ए है, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन लाया, और एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर कोई बिल टू शिप टू होगा, बिल टू मतलब बिल टू इसको और शिप टू इसको, तो ये केस में जिस दिन ये जो सप्लायर है, ओके, ये डिलीवर्ड कर देगा, ओके, ये सप्लायर डिलीवर्ड कर देगा किसको? बायर को, उस दिन ओके ये थर्ड पर्सन को फॉर टेकिंग क्रेडिट डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड माना जाएगा। ओके, सो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ओके बिल टू शिप टू मॉडल। इट शैल बी डीम टू बी रिसीव्ड, अंडरलाइन, when goods are delivered by supplier to recipient, मतलब वो थर्ड पर्सन को डीम टू बी रिसीव्ड टू रजिस्टर पर्सन who directed, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, who directed for bill to ship to। ओके, तो उसको कब रिसीव माना जाएगा? जब सप्लायर ने रिसिपिएंट को दे दिया, और सर्विस होगी तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर।
ओके बेटा, मैं इन बिटवीन डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा, डाउट आखिरी में, मैं मेरा फ्लो बिल्कुल यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है या देखेंगे, मैं इन बिटवीन डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो आखिरी में देखेंगे आपके डाउट्स। तो ये था बिल्ड टू शिफ्ट टू, समझा गया सबको बिल्ड टू शिफ्ट टू? और मजा आया होगा तो लाइक कर दो भाई साहब, और कमेंट जरूर देना जो यहाँ पे रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बी ए, चलो नेक्स्ट आते हैं बी ए पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या? कंडीशन खत्म नहीं हुई भाई साहब, अभी कंडीशन चल रही है। The details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has been restricted. ओके अब क्या है, ये आपको ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ ब्लैकलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो कंटिन्यूअस डिफॉल्टर है वो ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, और इन ब्लैकलिस्ट वालों से अगर आपने परचेस किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई, ध्यान सुनना, टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ये अच्छे से समझ लो। तो चलो, यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो? समझा होगा तो सबसे पहले तो लाइक मार दो। चलो ओके, चलो तो अब देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, और ट्रिकी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। ओके, अब वो कहते हैं क्या है, देखो, वन ऑफ द कंडीशन क्या है कि जो आपने, अब देखो यहां पे एक मिनट, हाँ, जो आप क्रेडिट ले रहे हो ना, अभी तक कितनी कंडीशंस हमने देखी? अभी तक हमने कंडीशंस देखी कि भाई जो सप्लायर है, ओके, वो सप्लायर ने हमें इनवॉइस देना चाहिए, क्लियर, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, क्लियर, मेरे टू बी में अपडेट हो जाना चाहिए, क्लियर, यहां तक तो सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। अब वो क्या कहते हैं कि जो इनवॉइस के जीएसटी का आप क्रेडिट ले रहे हो, जो इनवॉइस के जीएसटी का आप क्रेडिट ले रहे हो, उसका टैक्स पेमेंट सप्लायर ने कर देना चाहिए। अरे सर, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में तो अपडेट कर दिया ना, वो तो सर जस्ट अपडेशन था, अब उसने वो टैक्स पे भी कर देना चाहिए, यानी सप्लायर ने जीएसटीआर 3 भी पेमेंट के साथ फाइल कर देना चाहिए। अरे सर मतलब, हाँ, उसने पे कर देना। सर अगर उसने 3 भी नहीं दिया और पेमेंट नहीं किया तो? भाई साहब, गवर्नमेंट कहती है कि अगर उसने 3 भी नहीं दिया, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं 3 भी, क्योंकि 3 भी तभी फाइल होता है जब आप पेमेंट करते हो, तो सप्लायर ने पे कर देना चाहिए, मतलब 3 भी फाइल होना चाहिए उसका। और अगर तुम्हारे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपडेट करने के बाद भी 3 में फाइल नहीं हुआ और पेमेंट नहीं किया गया, तो आपके क्रेडिट डिनाय कर दिए जाएंगे। यस, आपके क्रेडिट डिनाय कर दिए जाएंगे। अरे सर बट, नो बट शट, ओनली कट टू कट, मतलब मैं आपको जस्ट ये कहना चाहता हूं कि आपके सप्लायर ने, ये कंडीशन सी कहती है कि आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। अब गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए मतलब क्या? मतलब जो है, ओके, आपके सप्लायर ने 3 भी फाइल कर देना चाहिए। अब देखो इसमें मैकेनिज्म कैसा है, ये मैकेनिज्म में डायरेक्ट रूल 37A पढ़ना, और ये 37A में ये डायग्राम और ये पॉइंट्स, इतना ही पढ़ना। ओके, मैकेनिज्म कैसा है पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, डायग्राम से समझने में आपको आसानी होगी, और फिर ये जो वर्डिंग्स है, ये वर्डिंग्स आपने पढ़ लेना। ओके, अब ये देखो वो क्या कहते हैं, समझ लो, आपका सप्लायर है और आप रिसिपिएंट हो, और क्रेडिट आपको चाहिए, क्रेडिट आपको चाहिए, ठीक है। अब क्रेडिट अगर आपको चाहिए तो ये केस में जून में आपने अपने सप्लायर से परचेस किया था कोई गुड्स और सर्विस। अब जो भी गुड्स और सर्विस आपने परचेस की होगी, जैसे ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई गुड्स खरीदा होगा, ओके, या कोई सर्विस आपने खरीदी होगी आपके सप्लायर से, एनी गुड्स और एनी सर्विस, ओके, आपने खरीदी होगी, चलो ठीक है। अब आपने जब परचेस की तो जून में उसका इनवॉइस आ गया, टू बी में भी अपडेट हो गया, सब कुछ आपका सप्लायर अच्छा है, उसने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर दिया, उसने जीएसटीआर 1 में अपडेट कर दिया और आपके 2B में भी आ गया। अब लॉ क्या कहता है, अगर आपके 2B में आता है और आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो उसका क्रेडिट क्लेम कर लो, आईटीसी सेल्फ असेस, ओके, और आईटीसी ले लो। लॉ कहता है कि आईटीसी ले लो पहले, ओके, कोई टेंशन मत लो, आईटीसी ले लो, ये प्रिजम्पशन पे लो कि आपका सप्लायर 3B फाइल कर देगा। अब जब वो जीएसटीआर 1 दे रहा है तो 3B फाइल करके पेमेंट कर देगा, ये बेस पर आप मत रुको, आप क्रेडिट ले लो इमीडिएटली। उसके बाद अगर आपको बाद में पता चलता है कि सप्लायर तो जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून,
अब 3B नहीं फाइल कर रहा मतलब ही वो पेमेंट नहीं कर रहा है। ओके, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो चलिए अभी भी आपको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनना। अगर उस बंदे ने सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर एंड तक, मतलब ओके, ये जो ईयर में उसने 3B नहीं फाइल किया, सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर एंड तक अगर 3B दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम दिया है, इमीडिएट नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, बाद में दिया, बाद में दिया, बाद में दिया, बाद में दिया, सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर एंड तक वो 3B दे देगा, तो आपके क्रेडिट को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो क्रेडिट आपने लिया वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर एंड तक 3B नहीं दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ओके, अब सितंबर एंड 3B नहीं दिया, एंड इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फाइल्ड टिल सितंबर एंड, नहीं फाइल किया, तो फिर क्या करेंगे? फिर भाई साहब ओके, आपको 30 नवंबर तक, यानी आपको और 2 महीना है, यानी उसने अगर 30 सितंबर तक नहीं दिया, तो आपको ये जो आपने आईटीसी लिया था, ये 30 नवंबर तक आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने रिवर्स नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट भी लग जाएगा, रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं किया ओके, तो फिर उसके बाद में इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम से, ठीक है। अच्छा सर, उसने सप्लायर ने हमने सप्लायर को कॉल किया, अरे यार 3B फाइल करना, मैंने क्रेडिट लिया हुआ है ना, बंदे ने 3B फाइल ही नहीं किया, और हम पीछे लगे, एंड भी सितंबर एंड हो गया और उसने फाइल नहीं किया, तो हमारा क्रेडिट तो हमने रिवर्स कर दिया, नुकसान हो गया हमारा। तो पर लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि यहाँ पे बाद में उसने अगर 3B फाइल कर दिया, बाद में कभी आगे आगे जब भी उसने अगर 3B फाइल कर दिया, तो आप क्रेडिट रिक्लेम कर सकते हो, रीअवेल कर सकते हो। अभी तो आप रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद में जब भी वो 3B फाइल कर देगा फॉर द मंथ ऑफ जून का 3B जब भी वो फाइल कर देगा, आप अपने क्रेडिट क्लेम कर लेना। ओके, हाँ, अब इसमें मैं आपको ये कहता हूं कि इसमें जो भी अभी आपके एग्जाम को ओके कुछ चेंजेस हुए, पर आपके एग्जाम को अभी अब अप्लीकेबल नहीं है, आपको ये स्ट्रिक्टली यही फॉलो करना है। आपको जो है जनवरी 26 के लिए जो भी जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के चेंजेस है वो आपको अभी अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, लेकिन जो मई या सब्सिक्वेंट एग्जाम के होगा तो वो तो मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू, यहाँ पे जहां तक देखा जाए हमने देखा कि आप इसकी टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि आपको इमीडिएट क्रेडिट मिल जाएगा। उसने 3B नहीं भी दिया होगा, वेट करो सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर एंड तक, अगर वो सितंबर एंड तक ओके दे देगा तो आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे, नहीं देगा तो आपको रिवर्स करने पड़ेंगे, और जब वो 3B सबमिट करेगा तब आपको क्रेडिट रीअवेल होंगे। ओके, तो इंटरेस्ट का अमाउंट सप्लायर देगा क्या, अब वो तुम्हारा झगड़ा है, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो ये बस, इससे ज्यादा इंटर लेवल पे मत जाओ, बस इतना ही काफी है आपको। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए हमारा सी कंडीशन, और ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लेना प्रॉपरली। और उसके बाद में डी पॉइंट, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर ओके सेक्शन 39, मतलब अगर आपको क्रेडिट लेना है, अगर रिसिपिएंट क्रेडिट लेना चाहता है, तो ये केस में उसको यहाँ पे कंप्लीट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर रिटर्न फाइल करोगे तो ही आप क्रेडिट क्लेम कर पाओगे, नहीं तो क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये थी चारों कंडीशन। ए भाई साहब, मजा आया क्या, समझ में आई क्या? तो एक बार लास्ट टेक अवे, व्हाट आर द 4 बेसिक कंडीशन? ओके, इनवॉइस अदर डॉक्यूमेंट, दूसरा 2B में अपडेट होना चाहिए, तीसरा गुड्स और सर्विस रिसीव होना चाहिए, इसमें ये एक सर्कुलर जो एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद में यहाँ पे आपका सप्लायर ब्लैकलिस्ट में नहीं होना चाहिए, आपके सप्लायर ने 3B फाइल कर देना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट भी देख ली, और उसके बाद में आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ये हमने देख लिया रिगार्डिंग टू ओके कि भाई कब कब हमें क्रेडिट मिलेंगे। अब देखो प्रोविजो 1 मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब प्रोविजो 1 क्या कहता है? आईटीसी गुड्स आर रिसीव्ड इन अ लॉट, अगर आपको लॉट में गुड्स रिसीव हो रहा है, ओके लेट्स टेक एग्जांपल यहाँ पे कि जो है आपको गुड्स लॉट में रिसीव हो रहा है। अब ये सर लॉट में रिसीव हो रहा है का मतलब क्या? ओके, लेट्स टेक एग्जांपल सप्लायर और वी स्मार्ट एकेडमी, एक सप्लायर मुझे बेंचेस सप्लाई करने वाला है। ओके, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 100 बेंचेस, रेगुलर बैच का एग्जांपल याद आया ना? यस। ओके, मैंने कहा कि भाई तू मुझे 100 बेंचेस सप्लाई कर, वो 100 बेंचेस मुझे सप्लाई कर रहा है। अब ये 100 बेंचेस जो मुझे सप्लाई कर रहा है,
उसका एक ही इनवॉइस दिया उसने, भाई 7 लाख का है, ओके, और उसका जीएसटी 126, पर वो कहा कि सर मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, आपको पहले 30 वेंचर्स दूंगा, बाद में 40 दूंगा, बाद में 30 दूंगा, ऐसे। ओके, मैं ऐसा दूंगा सर, लॉट में दूंगा। और इनवॉइस उसने मुझे अप्रैल में दे दिया, पूरा लमसम इनवॉइस 100 बेंचेस का अप्रैल में दे दिया। तो इनवॉइस इज रिसीव्ड, पर मुझे गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। तो अगर मुझे गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहा है तो क्या करूं? तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहा है अंडर सिंगल इनवॉइस, तो फिर भाई साहब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी जो मंथ में, ओके, ओ मेरी बात सुन, जो मंथ में लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी उस मंथ में तू क्रेडिट लेना। ओके सर, मैं ऐसा इंस्टॉलमेंट वाइज क्रेडिट ले सकता हूं क्या? नहीं, जब मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी तब क्रेडिट लेना। करेक्ट, सही है। चलो आपको याद आ जाएगा, आ गया। चलो ये हमने देख लिया प्रोविजो 1, इसको हाईलाइट कर दो। ओके, अब प्रोविजो 2 क्या कहता है? चलो प्रोविजो 2 पे आ जाओ। अब प्रोविजो 2 के लिए मैंने जो है इधर आपको डायग्राम दी है, पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं। अब ये डायग्राम में देखो क्या है, केयरफुली देखना जो मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, देखो एक सप्लायर है, ओके, और दूसरा रिसिपिएंट है। ओके, सप्लायर है और एक सप्लायर है और दूसरा रिसिपिएंट है। अब देखो सप्लायर ने गुड्स या सर्विस का सप्लाई रिसिपिएंट को किया, टैक्स इनवॉइस बनाया, और वो टैक्स इनवॉइस 30 लाख का है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया 3.6। और मैं आपको ये कह दूं कि अगर आप ये एग्जाम, ये मेरा रिवीजन जनवरी के लिए देख रहे हो या मई सितंबर 26 के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, रेट्स में एग्जाम्पल लेते हो कुछ भी दूं, ठीक है, रेट्स आपको, नए रेट भी आपको लर्न नहीं करना है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 जो है उसमें जो रेट के चेंजेस हुए हैं, ओके, वो रेट के चेंजेस आपको लर्न नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम में रेट्स दे दिए जाएंगे। हो सकता है कि 12% रेट अब खत्म हो गया हो, ओके, मैंने लिया है 12% पर खत्म हो गया हो, वो रेट पे एम्फेसाइज मत करो, कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे यानी जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे होगे तो मैं ये हो सकता है कि 12% खत्म हो गया, अब 18% है, रेट से आपको कोई लेना देना नहीं, वो प्रॉब्लम में दे दिया जाएगा। इतना तो अब आपको एक्सपीरियंस आ गया, क्लास किए हो गया आपने। तो जहां तक है, सप्लायर ने इनवॉइस भी दे दिया, पहला कंडीशन है क्या? इनवॉइस आ चुका है, यस, यस। गुड्स रिसीव हो चुका है, हाँ। क्या मेरे 2B में अपडेट हो गया? हाँ। क्या सप्लायर ने 3B फाइल कर दिया? हाँ, वेरी गुड, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं। अब मैं बात है क्रेडिट ले सकता हूं, मैंने क्रेडिट ले लिया। अब मेरा जीएसटी कितना बनता है वो परचेस पे? 3.6 मेरा जीएसटी बनता है, भाई साहब मैंने क्रेडिट क्लेम कर लिया सेम मंथ में। ओके, अब देखो क्या हुआ। अब ये इनवॉइस कौन सी डेट का था? इनवॉइस था 10, ओके, डेट 10th ऑफ अप्रैल। तो ये इनवॉइस जो है वो इनवॉइस यहाँ पे 10th अप्रैल की है। एक सवाल है, मैं लेना चाहूंगा इन बिटवीन, सर चार्ट बुक जैन 26 और मई 26 की सेम है क्या? मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ 3 चेंजेस है, ओके, जो मई 26 के लिए एक्स्ट्रा अप्लीकेबल हो गए, वो तो मैं अमेंडमेंट में और या चार्ट के एंड में तो आपको करवा लूंगा। बाकी चार्ट बुक सेम है, जो जनवरी 26 और मई 26 की है। ओके, तो पूरे जीएसटी में 3 चेंजेस है, वो कहाँ हुए हैं? मैं वो अमेंड जो मई 26 के लिए आगे देखेगा या जो यहाँ पे सितंबर 26 के लिए आगे देखेगा ऑनवर्ड्स, ओके, तो उनके लिए यहाँ पे कोई ज्यादा कवर्ड चेंजेस नहीं है, सिर्फ 3 है, वो मैं बाद में करूंगा, ये बाद में बातें करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सप्लायर और रिसिपिएंट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्रेडिट ले लिया। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि रिसिपिएंट ने क्रेडिट लेने के बाद 180 डेज में, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। आई रिपीट, 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए फ्रॉम द, अच्छा 180 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। भाई इनवॉइस कब का था? 10th अप्रैल, वहां से 180 डेज। आप 6 मंथ भी मत लिखना, 180 डेज कैलकुलेट करना। तो अगर 10th अप्रैल से 180 डेज जो है तो 7th अक्टूबर, आई थिंक 7th अक्टूबर को खत्म होते हैं, कैलकुलेट कर लो। 7th अक्टूबर तक मैंने उसका 30 लाख की वैल्यू प्लस जीएसटी, सुन, 30 लाख की वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों पेमेंट मैंने उसको कर देना चाहिए। अगर मैंने पेमेंट कर दिया, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्रेडिट लिया। अब देखो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी होगी, यानी वैल्यू प्लस जीएसटी आपने, पहली पॉसिबिलिटी, if payment is made by recipient within 180 days from the date of invoice and till 7 September, तो आईटीसी ऑलरेडी विल बी कंटिन्यू, तुम्हारे आईटीसी लिए पर इंपैक्ट नहीं होगा, कोई रिवर्सल नहीं, कोई पेमेंट नहीं। लेकिन सेकंड कंडीशन स्टार करना, और ये कंडीशन क्या कहती है? इफ पेमेंट इज नॉट मेड बाय रिसिपिएंट विद इन 180 डेज, कहां से 180 डेज?
फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट से 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ यानी टिल 7 सितंबर, तो करना क्या पड़ेगा, अमाउंट पेबल और रिवर्सल। सर ये पेबल और रिवर्सल क्या होता है, पेबल और रिवर्सल होता है कि अगर तुम्हारे आईटीसी बैलेंस होगा तो रिवर्सल, बैलेंस नहीं होगा तो पेबल, आपको देना पड़ेगा। ओके, बैलेंस होगा तो रिवर्स कर दो, नहीं तो आपको कैश लेजर से देना पड़ता है। तो कितना, तो जितना आपने आईटीसी लिया था, कितना आईटीसी लिया था मैंने 3.6, क्योंकि जीएसटी 3.6 लग के आया था, तो 3.6 का मैंने आईटीसी लिया था। तो जो मैंने आईटीसी लिया था उसका इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट कब करना पड़ेगा, जिस दिन आपके 180 डेज कंप्लीट हुए। कब कंप्लीट हुए, 7 अक्टूबर को। तो उसके इमीडिएट बाद का जो 3B का डेट रहेगा, अब मुझे बताओ उसके इमीडिएट बाद का 7 अक्टूबर को खत्म हुए, तो उसके इमीडिएट बाद का 3B का डेट कौन सा रहेगा, 20 अक्टूबर। और ये 20 अक्टूबर कौन से मंथ का 3B रहेगा, सितंबर का। ओके, सितंबर का 3B, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या। पहले तो लॉ कहता है कि 7 अक्टूबर के बाद कौन सी 3B की डेट आ रही है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर कौन से मंथ का 3B आ रहा है, सितंबर का। तो जो भी इमीडिएट 3B आपका आएगा, ओके, उस 3B में आपको ये रिवर्स कर देने हैं या पे कर देने हैं आईटीसी। ओके, और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कि आपको जो है यहाँ 180 डेज में पेमेंट नहीं किए तो गवर्नमेंट कहती है आईटीसी लिया हुआ रिवर्स करो। यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सबको समझ में आएगा। तो प्लीज प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ओके, ट्रिकी पॉइंट था, अगर ये समझ में आया होगा तो वाई टाइप करो, यस समझ में आया, इंटरेक्ट करो मेरे साथ। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, चलो ठीक है सर, हमने क्या हुआ, हमारा उसके साथ झगड़ा हो गया। अब ये एग्जाम में केस स्टडी कैसे आती है, छोटी सी इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। भाई सप्लायर ने इनवॉइस दिया, रिसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया, फिर दोनों का झगड़ा हो गया, रिसिपिएंट ने उसको पे ही नहीं किया। ओके, और रिसिपिएंट ने इसको 180 डेज के बाद की डेट दे देंगे, बाद में पे किया, तो भाई इंपैक्ट क्या है जीएसटी के। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इनवॉइस से 180 डेज हुए क्या, अगर हो गए होगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसको पे या रिवर्सल करना पड़ेगा। इमीडिएटली जो नेक्स्ट 3B आएगा उसमें, इमीडिएटली जो नेक्स्ट 3B आएगा उसमें रिवर्स करना पड़ेगा। डन 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 डन। अब देखो क्या हुआ, मैंने रिवर्स तो कर दिया, पर गवर्नमेंट क्या कहती है हमारे बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर मैंने 180 डेज में नहीं पर बाद में पे किया, हमारा झगड़ा सुलट गया, ओके, झगड़ा सुलट गया और मैंने बाद में उसको पे किया, तो फिर क्या, तो गवर्नमेंट कहती है बाद में जब भी पे किया हो, वैल्यू प्लस टैक्स दोनों भी, आपने बाद में जब भी पे किया हो तो वापस क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप क्रेडिट सिर्फ आईटीसी का ले सकते हो, जो आपने इंटरेस्ट दिया उसका नहीं। ओके सर, ये तो ठीक है, यानी ये रिक्लेमिंग ऑफ आईटीसी, रीअवेलिंग ऑफ आईटीसी, ये ध्यान रखना, आप वापस आईटीसी रीअवेल कर सकते हो। सर ये बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो मजा आ गया। पर सर ये बताओ कि हम आईटीसी वापस ले सकते हैं जब भी हम पेमेंट कर देंगे, हाँ। तो सर अगर हमने पार्ट पेमेंट किया होगा, तो एक अच्छी नोट दी है मैंने नीचे, अगर आपने टोटल बिल कितने का था, टोटल बिल आपका 30 प्लस 3.6 था, अगर आपने उसका पार्ट पेमेंट कर दिया है विद इन 180 डेज, अगर विद इन 180 डेज पार्ट किया होगा, तो आप जितना बैलेंस है, ये बात मेरी सुनना मेरे भाई और मेरे दोस्त सुनना, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, जितना बैलेंस है उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जितना पे किया वो नहीं, पर जितना पार्ट पेमेंट में प्रोपोर्शनेट बचा उतना ही क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये हुई ना बात, डन 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 डन, ये हमने देख लिया। ओके, ये 16 सेकंड प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो पेमेंट विद इन 180 डेज। लेकिन अब हमारी इंस्टीट्यूट क्या है, हमारी इंस्टीट्यूट जो सब पढ़ के जाएंगे, जो सब आपको सिखाएंगे, ओके, बहुत सिंपल सिंपल वे में सिखाएंगे, बोलेंगे इतना 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 पढ़ लो, ओके, वो कभी कभी नहीं पूछती है, कभी कभी कुछ अलग ही पूछती है। हमारी इंस्टीट्यूट पूछेगी कि भाई ये जो 180 डेज के पेमेंट है इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन मतलब मैंने अगर पेमेंट नहीं भी किया होगा तो भी मुझे क्रेडिट मिलेंगे, मेरे क्रेडिट रिवर्स नहीं होंगे। तो भाई साहब नॉन अप्लीकेबिलिटी, ये हाईलाइट करना, नॉन अप्लीकेबिलिटी, कहाँ ये अप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। अगर मैंने कोई, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा सप्लायर है, ये सुन मेरे भाई, ओके, ये जो फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड मतलब मुझे ट्रांसपोर्टर को पे करना है, और मैंने ट्रांसपोर्टर के साथ झगड़ा हो गया मेरा, ओके, जा भाई तेरे को पे नहीं करता मैं, ओके, तूने माल लेट पहुंचाया, झगड़ा चालू उसके साथ, पर उसका बिल आ गया था, मैंने आरसीएम में मैंने पे कर दिया था पैसा जीएसटी का, पर मेरे ट्रांसपोर्टर को नहीं पे किया, आरसीएम में टैक्स पे कर दिया पर ट्रांसपोर्टर को नहीं पे किया, और उसका क्रेडिट भी ले लिया। तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसे खर्चे हो गए, फ्रेट होगा, लीगल सर्विस होगा, ओके, स्पॉन्सरशिप सर्विस होगा, जिसका पेमेंट आप नहीं किया है रिवर्स चार्ज में,
तो आपने सप्लायर को 180 डेज में दिया हो या नहीं दिया हो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपने दिया है। अरे भाई साहब क्या अच्छी बात बताई मैंने आपको, समझा होगा तो जोर से बोलो ओके, और जोर से 2 टाइप करो मतलब ये कम्युनिकेशन के कोड है हमारे। ओके, तो चलिए ये है आरसीएम वाला। ओके, कि भाई आरसीएम वाला होगा तो वो तो आपने पे किया, तो उसमें सप्लायर को मैं पे करूं ना करूं उससे लेना देना क्या। दूसरा है डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यानी शेड्यूल 1 के सप्लाई। अब शेड्यूल 1 के सप्लाई मतलब क्या हो सकता है कि आपके डीडीपी होगा, डीडीपी से स्टॉक ट्रांसफर हुआ होगा, आपके स्टॉक में आया होगा, जीएसटी लग के आया होगा। अब डीडीपी तो मेरी ब्रांच है ना, मैं क्यों पे करूं। शेड्यूल 1 के सप्लाई डीडीपी है, रिलेटेड पार्टी है, ओके, तो मैं उनको क्यों पे करूं। ओके, वो मेरे ही बंदे। हाँ, तो अगर शेड्यूल 1 के सप्लाई हो गए तो आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान सुनना, आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ 15(2)(b), थर्ड पार्टी पेमेंट। 15(2)(b) लिखना होगा तो थर्ड पार्टी पेमेंट लिख दो यहाँ पे, थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट। ओके, मतलब क्या, आपको अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा देखा होगा आपने तो थर्ड पार्टी, यानी बायर ने जो पैसा दिया पर बायर ने सेलर को नहीं दिया, थर्ड पार्टी को दिया, तो ठीक है, थर्ड पार्टी को दे दिया ना तो क्रेडिट कंटिन्यू रहेगी। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी तो ठीक है। तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू यहाँ पे रिटर्न, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, दोनों प्रोविजन। नेक्स्ट है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। अब ध्यान से सुनो, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार आप जो है डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। ओके, अब समझ लो आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा। लेट्स टेक एग्जांपल, मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन, मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन परचेस अ कैपिटल गुड्स ऑफ 50 lakhs ऑन विच जीएसटी पेड, ओके, 6 lakhs, उसके ऊपर जीएसटी कितना दिया, 6 lakhs। तो भाई साहब आप कैपिटल गुड्स खरीदोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आइदर दो, देखो दो ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ। आप बैलेंस शीट में कैपिटल गुड्स 50 lakhs का बता दोगे, बैलेंस शीट में जीएसटी पकड़ के आप 50 lakhs का बता दोगे, मतलब आप टैक्स कंपोनेंट भी 6 lakhs इसमें इंक्लूड कर लोगे। और उसके ऊपर अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी अगर आपने इसमें जो टैक्स कंपोनेंट है 6 lakhs उस पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया हो तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपने बैलेंस शीट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू 50 lakhs ही कैपिटलाइज की और डेप्रिसिएशन सिर्फ बेस वैल्यू पे ही क्लेम किया और टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम नहीं किया, तो फिर जो 6 लाख का आपने जीएसटी पे किया है, ये जो 6 लाख का आपने जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट मिलेगा। मतलब क्या, वो कहते हैं कि जो जीएसटी है वो आपके हाथ में, आइदर क्रेडिट लो या फिर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करो। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट 50 lakhs, दे आर टॉकिंग अबाउट 6 lakhs। तो यस बेटा, वो क्या कहते हैं कि व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, ये थी रिगार्डिंग टू, जहां तक देखा जाए हमने यहाँ पे व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट। ओके, उसके बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी की टाइम लिमिट क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। ओके, तो चलिए अब ये थोड़ा आपको बता देता हूं क्या टाइम लिमिट है आईटीसी की। पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लो। आईटीसी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया हुआ है और वो है एनुअल रिटर्न। सर ये एनुअल रिटर्न क्या होता है, पहले ये समझ लो, फिर हम टाइम लिमिट देखेंगे कि भाई कितने दिन में आपने आईटीसी क्लेम कर लेना चाहिए। यूज तो आप कभी भी कर सकते हो, तुम्हारे बकेट में, तुम्हारे 3B में जमा कर लो आईटीसी, क्लेम कर लो मतलब जमा कर लो। ओके, कि भाई अपने राइट्स क्लेम कर दो, मेरे ये आईटीसी, फिर कब धीरे धीरे आप ग्रेजुअली यूज कर सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट है एनुअल रिटर्न। अब ये एनुअल रिटर्न क्या है, जो आपको मंथली जीएसटी या 3B देने पड़ते हैं वो तो आपको देने ही है, या क्वार्टरली देने हैं क्यूआरएमपी स्कीम में, पर इन एडिशन टू मंथली, क्वार्टरली जीएसटी या 3B आपको एनुअली एक और रिटर्न देना पड़ता है। और वो एनुअल रिटर्न, वो जो पूरे साल का एक रिटर्न देना पड़ता है उसको हम कहते हैं एनुअल रिटर्न, और वो एनुअल रिटर्न जाता है जीएसटीआर 9 में। अच्छा, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, उसकी ड्यू डेट होती है, ओके, पूरे साल का एक रिटर्न जो जाता है उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। ध्यान सुनना, 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, ये उसकी लास्ट डेट है।
मतलब क्या, मतलब साल होने के बाद आप एनुअल रिटर्न कभी भी इमीडिएट अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, कभी भी फाइल कर सकते हो, पर लास्ट डेट है 31 दिसंबर। याद आया आपको? याद आया तो बोलो यस सर। उसके बाद में देखो क्या है यहाँ पे, ओके, तो अगर आपको यहाँ पे ये आप एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में फाइल कर रहे हो, अब यहाँ आईटीसी क्लेम करने की, यूज करने की नहीं, क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? समझ लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 25-26 और ये फाइनेंशियल ईयर में एक इनवॉइस था, टैक्स इनवॉइस, वैल्यू 1 लाख थी, जीएसटी 12,000 था, और आप किसी रीजन की वजह से आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, मिस हो गया आईटीसी क्लेम करना, ओके, वो फाइनेंशियल ईयर में कोई भी मंथ ले लो और आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, अब इमीडिएटली उस मंथ में क्लेम नहीं किए तो क्या मेरे को अब कभी नहीं मिलेंगे क्या? गवर्नमेंट कहती नहीं होते भाई, नहीं क्लेम कर पाया, कुछ रीजन हो गए, तो ऐसा नहीं कि अब तूने इमीडिएट क्लेम नहीं किया तो जिंदगी भर नहीं देंगे, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अगर तूने उस फाइनेंशियल ईयर के, जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, उस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी क्लेम नहीं किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ओके, वो आईटीसी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक क्लेम कर सकता है। चलो मेरे साथ लर्न करो, व्हाट इज द डेट? ओके, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक तू अपने आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो चलिए 30 नवंबर तक मैंने आईटीसी का, मेरे को टाइम लिमिट है, मतलब जो भी मैं 3B फाइल करूंगा उसमें क्लेम करूंगा प्रायर पीरियड आईटीसी। ओके, मैं क्या कह रहा हूं? प्रायर पीरियड आईटीसी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है भाई, 30 नवंबर तो डेट ओके लग रही है, 30 नवंबर तब तक आपका पूरा रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे, इनकम टैक्स ऑडिट भी हो जाएगा, लेकिन तुमने खुद होके, वैसे तो 30 नवंबर, लेकिन तुमने खुद होके एनुअल रिटर्न पहले दे दिया, यानी जो एनुअल रिटर्न आपने बाद में देना चाहिए था, तो अगर ये एनुअल रिटर्न पहले दे दिया 30 नवंबर के पहले, अब एनुअल रिटर्न देना मतलब तुमने अपने तरफ से क्लेम कर देना कि सब कुछ क्लियर, तो अगर 30 नवंबर के पहले एनुअल रिटर्न होगा तो फिर तुम्हारी कट ऑफ डेट 30 नवंबर नहीं होगी, ओके, तुम्हारी कट ऑफ डेट होगी एनुअल रिटर्न। तो इसलिए नॉर्मल प्रैक्टिस में हम क्या कहते हैं, ओके, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, पर इसको एक तो ऐसा याद रख सकते हो या फिर ऐसा याद रखो, वैसे तो 30 नवंबर, पर अपने आप को ही पर करना, पर एनुअल रिटर्न अगर 30 नवंबर के पहले चले जाए तो मेरा टाइम लिमिट है डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ए भाई साहब, बहुत अच्छे से समझ में आया क्या? मजा आ गया? चलिए, तो ये जो है यहाँ पे हमने देख लिया कि 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो है हमने कॉन्सेप्ट देखा, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी। आ जाओ, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी 30 नवंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ओके, विच एवर इज अर्लियर, ओके, तब तक आपने क्रेडिट ले लेना चाहिए। ओके, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी ऑन आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, अब ये थोड़ा, ये वाला सर्कुलर भी अच्छा सर्कुलर है, स्टार करके जाना। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो आप सेल्फ इनवॉइस बनाते हो, ओके, तो वो केस में टाइम लिमिट कैसे होगी? अब देखो ये सर्कुलर में क्या कहा गया कि भाई मैंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो अनरजिस्टर्ड का तो इनवॉइस कोई काम का ही नहीं, वहां सेल्फ इनवॉइस, तो जो फाइनेंशियल ईयर में तुमने सेल्फ इनवॉइस बनाया, सुनना, जो फाइनेंशियल ईयर के सेल्फ इनवॉइस बनाया उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर तक आपको टाइम लिमिट मिलेगा। नहीं 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 समझा सर, नहीं समझा, बहुत अच्छा सर्कुलर है ये भी पढ़ के जाना, समझ लो। क्या हुआ कि आपने, आपका जो सप्लायर है और आप रिसिपिएंट हो, यूआरपी है, और आपने इससे लीगल सर्विस ली, लीगल सर्विस ली, ये लीगल सर्विस आपने 20 मार्च को ली, ओके, लीगल सर्विस लिया 20 मार्च को, 20 मार्च को, ठीक है। अब इसका आरसीएम पेमेंट आपको करना है, ठीक है, आप आरसीएम पेमेंट करोगे, लेकिन अब नया अमेंडमेंट लॉ, वो आपको लास्ट अटेम्प्ट में भी था और अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर आरसीएम में होगा और आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना है तो सेल्फ इनवॉइस जो है, ओके, ये समझ लो 20 मार्च 25, और ये सेल्फ इनवॉइस आपने बनाया 5 अप्रैल, आपको सेल्फ इनवॉइस 30 डेज में बनाना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस, ये नई अमेंडमेंट लास्ट टाइम ही आ गई थी, तो 5 अप्रैल 25 में आपने इनवॉइस बना लिया। अब यहां तक थोड़ा समझना, आपने जो सर्विस ली उसका फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा,
आपने सर्विस मार्च 20 में ली, 25 में, तो अब उसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो जाएगा, ठीक है, जो आरसीएम वाला है, अनरजिस्टर्ड से लिया। और आपने जो सेल्फ इनवॉइस बनाया 30 डेज में एज पर लॉ, लेकिन इसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 25-26, सेल्फ फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 25-26। अब आपने आरसीएम में भी दे दिया, सेल्फ इनवॉइस भी बना लिया, दोनों के फाइनेंशियल ईयर बदल गए। तो ऐसे केस में व्हाट इज माय टाइम लिमिट, ओके, व्हाट इज माय टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी। अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, जो भी फाइनेंशियल ईयर का आपका इनवॉइस होगा, उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक आप ले सकते हो। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, आपके सामने प्रॉब्लम है कि सर्विस ली गई 24-25 में, ओके, लेकिन हमने बाय लॉ सेल्फ इनवॉइस जो बनाया, ओके, 30 डेज में बनाया, जब भी बनाया, व्हाटएवर, उसका कंसर्न नहीं है। हमने जो सेल्फ इनवॉइस बनाया है, ये सेल्फ इनवॉइस जो है हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बनाया, तो मेरी टाइम लिमिट ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 30th, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 30th नवंबर 25 होगी, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न ऑफ 24-25 होगी, या ओके मेरी टाइम लिमिट ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 30th नवंबर 26 होगी, 30th नवंबर 26 होगी। बताओ क्या होगा, टाइप करके बताओ जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। तो मेरी टाइम लिमिट क्या होगी, जो रिवर्स चार्ज वाली सर्विस अनरजिस्टर्ड से ली, तो मेरी जो है सेल्फ इनवॉइस मैंने बनाया, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर फॉर टाइम लिमिट कौन सा लिया जाएगा, ओके, 24-25, तो फिर 30th नवंबर 25 लास्ट डेट हो जाएगी, और 25-26 तो सब्सिक्वेंट ईयर 30th नवंबर 26 हो जाएगा। तो कौन सा होगा, तो ये सर्कुलर कहता है कि जो ईयर में सेल्फ इनवॉइस बनाया, जो ईयर में सेल्फ इनवॉइस बनाया, उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर नवंबर तक आपके पास टाइम रहेगा, नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो जो ईयर में आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया, उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30th नवंबर या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, तो आपका 25 नहीं होगा। सेल्फ इनवॉइस जब बना, सेल्फ इनवॉइस जब बना, उसका सब्सिक्वेंट ईयर कौन सा है, ओके, वो 31 मार्च 26 में खत्म हो जाएगा, नया ईयर चालू हो जाएगा, तो 30th नवंबर 26, करेक्ट, 30th नवंबर 26 आपका लिया जाएगा। तो ये सर्कुलर आप अच्छे से पढ़ के जाना। देखो, सर्विस रिसीव फ्रॉम यूआरपी विदाउट कंसिडरेशन, रेसिपिएंट मस्ट इश्यू द इनवॉइस एंड पे द टैक्स आरसीएम। यहाँ इश्यू द इनवॉइस मतलब सेल्फ इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस। उसके बाद में टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी, आईटीसी टाइम लिमिट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर व्हेन सेल्फ इनवॉइस इज इश्यूड एंड नॉट व्हेन द सप्लाई वाज रिसीव्ड। जो फाइनेंशियल ईयर में सेल्फ इनवॉइस बनाया, उसके सब्सिक्वेंट ईयर 30th नवंबर, उसके सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, तो 30th नवंबर या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। ये सर्कुलर समझा गया आपको बहुत अच्छे से। देखो, दो सर्कुलर में से एक सवाल आपको इस बार आ सकता है, एक हो सकता है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक दूसरा वाला, ये एक दूसरा वाला जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, डन 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 डन। और चलो, ओके, यहाँ पे 16.6 पढ़ लेते हैं। अब ये 16.6 क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो 16.6 क्या है, ये थोड़ा समझ लो, एक मिनट। हाँ, अच्छा, एक मिनट, आपके इसमें डायग्राम नहीं आई है, मेरे पास डायग्राम देखता हूँ, डायग्राम से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा 16.6। हाँ, ये डायग्राम से थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। ओके, 16.6 देखो, अगर आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। ओके, इसका पीडीएफ यहाँ पे बाद में स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। अब 16.6 की टाइम लिमिट क्या है, देखो क्या है। फाइनेंशियल ईयर था 24-25, अब मैंने कोई इसमें परचेस किया होगा, मेरा इनवॉइस होगा, डेबिट नोट होगा, सुनो ध्यान से, मेरा इनवॉइस होगा, डेबिट नोट होगा, पर क्या हुआ, मैंने उसका क्रेडिट नहीं लिया। अब रह गया होगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट लेने की बहुत सारी कंडीशंस है, तो रह गया होगा। अब क्या हुआ, 15 मार्च को मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ओ भाई साहब, सिस्टम में डायरेक्ट ब्लॉक हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन। अब देखो,
रजिस्ट्रेशन अगर मेरा कैंसिल हो जाता है तो मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया कि भाई मुझे वापस कर दो रजिस्ट्रेशन। अब देखो 15 मार्च का, देखो ये फिर से सुनना, रैपिड रिवीजन है। ओके, तुम ये सोच रहे होगे कि हमको वो फास्ट ट्रैक और रेगुलर जैसा धीरे धीरे पूरे हिस्से समझाए। भाई साहब रैपिड रिवीजन है, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन से आपको रिकलेक्ट करवा सकता हूं। तो 15 मार्च को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। यू अप्लाइड फॉर रिवोकेशन, आप डिपार्टमेंट में गए, बोले कि भाई मुझे वापस कर दो मेरा ओके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अब देखो आपको यहाँ पे रिवोकेशन आ गया और रिवोकेशन आपका 15 जुलाई को आ गया। सुनो, रिवोकेशन आपका 15 जुलाई को आ गया। अगर आपका रिवोकेशन 15 जुलाई को आ जाता है तो ऐसे केस में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे केस में सेक्शन 16(6) क्या कहता है कि जब रिवोकेशन आपको आ जाएगा, आपको वहां से 30 डेज में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ये पीरियड का, कैंसलेशन पीरियड का। यानी जब से कैंसल हुआ टिल रिवोकेशन आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ओके, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिवोकेशन ऑर्डर। यानी अप टू 15 अगस्त, क्योंकि आपका रिवोकेशन आया 15 जुलाई को, 15 जुलाई को जो रिवोकेशन आया तो आपको 30 दिन के अंदर यानी 15 अगस्त तक रिटर्न फॉर कैंसलेशन पीरियड कंपलसरी आपको देना पड़ता है। और ये जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फॉर कैंसलेशन पीरियड, इस रिटर्न में अगर कैंसलेशन होने के पहले का कोई आईटीसी बाकी होगा जो तुमने लिया नहीं होगा, तो वो आईटीसी आप इस रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो, यहां तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। एक बार फिर से, आपका इन क्रेडिट लेना रह गया था, आपका कैंसलेशन आ गया, ब्लॉक हो गया रजिस्ट्रेशन, आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, रिवोकेशन ऑर्डर आ गई, वापस मिल गया, वापस बहाल हो गया, वो 15 जुलाई को हो गया। अब लॉ ये कहता है कि अगर आपका रिवोकेशन आया होगा तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर ये जो रिटर्न है ये देने पड़ते हैं, क्योंकि ये पीरियड में कैंसलेशन था। जब आप रिटर्न दोगे, अगर आपका पुराना कोई क्रेडिट नहीं लिया गया होगा तो आप उसमें क्लेम कर सकते हो, उसमें क्लेम कर सकते हो। चलिए, तो लॉ क्या कहता है कि आपकी जो नॉर्मल डेट थी, अब ये फाइनेंशियल ईयर की नॉर्मल डेट क्या थी, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ये आपकी टाइम लिमिट है, नॉर्मल लिमिट है फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो ये जो आपकी नॉर्मल डेट है और ये जो आप 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हो, विद इन 30 डेज कैंसलेशन पीरियड का रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये जो रहा हुआ क्रेडिट है योर नॉर्मल डेट या ये ओके या ये आपकी जो रिटर्न की डेट है विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर आप क्रेडिट ले सकते हो। सर विच एवर इज लेटर नहीं समझा, मतलब ये हुआ कि आप अगर आपका रिवोकेशन आपकी जो नॉर्मल डेट थी उसके पहले आ गया तो ऐसे केस में आपके पास कितनी टाइम लिमिट है, तो आप ये रिटर्न में भी क्लेम कर सकते। अगर ये रिटर्न में आपने क्लेम नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी नॉर्मल डेट अभी भी बाकी है। कौन सी नॉर्मल डेट बाकी है, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, ये नॉट, तो ये तुम्हारी नॉर्मल डेट विच इज अर्लियर और ये रिटर्न ये दोनों में से जो लेटर रहेगा उतना आपका टाइम लिमिट रहेगा। चलो और एक एग्जांपल से समझाता हूं। ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ और कैंसिल होने के बाद मेरा रिवोकेशन जो है, अब यहां देखो लोगों को कैसा फायदा है, मेरा रिवोकेशन आया दिसंबर में। ओ भाई साहब, फाइनेंशियल ईयर 24-25 था, इसकी नॉर्मल लिमिट थी मेरी ओके, और नॉर्मल लिमिट थी 30 नवंबर ओके, और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, और मेरा रिवोकेशन आया, एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया और वो भी डेट चलेगी समझ लो, और उसके बाद में यहां पे हाँ, अब देखो ये जो रिवोकेशन आया, रिवोकेशन के बाद में मतलब नॉर्मल डेट जाने के बाद मेरा रिवोकेशन आया है, नॉर्मल डेट जाने के बाद मेरा रिवोकेशन आया, तो डरने की कोई बात नहीं। इवन दो आपकी नॉर्मल डेट निकल गई होगी और रिवोकेशन बाद में आया होगा,
तो जब ये रिवोकेशन का तुम रिटर्न फाइल करोगे, सुनो मेरी बात, जब ये रिवोकेशन का तुम रिटर्न फाइल करोगे तो ये आपने जो क्रेडिट नहीं लिया वो भी क्रेडिट आप ले सकते हो। इन शॉर्ट गवर्नमेंट का कहना है तुम्हारी जो नॉर्मल डेट है विच एवर इज अर्लियर 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर या फिर जो कैंसलेशन पीरियड का रिटर्न है, इन दोनों में से जो लेटर रहेगा, दिस वन एंड दिस, सॉरी बेटा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो ये था 1666। तो देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे रजिस्टर पर्सन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल एंड लेटर रिवोक, he can claim ITC for invoices not restricted under section 16(4) at the time of cancellation. ध्यान सुनना, at the time of cancellation ITC can be claimed in the return file later of the following 30th November और date of furnishing annual return, इसमें से जो अर्लियर होगा, या रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ कैंसलेशन एंड रिवोकेशन विद इन 30 days फॉर द रिवोकेशन ऑर्डर। ओके, तो जो लेटर होगा उसका आप यहाँ पे क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे हमारा ओके आईटीसी। आईटीसी थोड़ा मैं आपका अच्छे से ले रहा हूँ बेटा। ओके, तो आज हमने आईटीसी का पार्ट 1 कंप्लीट किया, पर मैं आपको कहूँगा पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 हमारा ब्लॉक क्रेडिट। सुनिए मेरी बात, ओके आईटीसी में आपका बहुत अच्छे से ले रहा हूँ। तो पार्ट 2 ब्लॉक क्रेडिट, ओके, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम करेंगे। तो पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई रिपीट, पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डन 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 डन। तो आज यहीं रुकते हैं। ओके, पार्ट 2 मिस मत करना। ओके, उसमें मैं थोड़ा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की टिप्स भी दूंगा कि कैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। क्लियर? ओके, क्लियर? ओके, तो आप सभी को रिवीजन कैसा लगा? अगर रिवीजन आपको मजा आ गया होगा और जो भी मैंने आपको अच्छे से समझा होगा, ओके, आज के आज रीड करना और कल के सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे ब्लॉक क्रेडिटर एक्सेट्रा। पर अभी तक जितना भी हमने रीड किया आज के आज कंप्लीट करना और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट मुझे रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं तो भाई साहब ओके कमेंट जरूर देना। ओके, यानी जो बाद में देख रहे हैं तो कमेंट जरूर देना, लाइक जरूर कीजिए और ऐसा ही आपको सेकंड सेशन आ जाएगा। ठीक है, डन? ठीक है, क्वेश्चंस हम कल ले लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट आपको आज के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कल का टाइमिंग सेम रहेगा। ओके, कल का टाइमिंग सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं टुमारो शार्प हमारे रिवीजन के लिए 11 बजे।